एक और हॉट हॉट हीरो की रोमांटिक वाली स्टोरी मैं लेकर के आई हूँ। कहानी के स्टार्टिंग में इस कहानी के हीरो के बारे में सब आपस में बात कर रहे थे। एक पार्टी में वह इतना हॉट है, वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं करता और आज वो इस पार्टी में आने वाला है। वहीं पर जीजी के डैड उसे इस पार्टी में लेकर के आए हुए थे। जीजी इस कहानी की हीरोइन है और वह यहाँ पर इस तरीके से आई हुई है अपने डैड के साथ, जहाँ पर कि उसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर अगर मिस्टर हो के कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं मिला, तो तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट को मैं रोक दूँगा। कई सालों से वो जीजी को इसी चीज़ को लेकर के हमेशा ही ब्लैकमेल किया करते थे, धमकी दिया करते थे और यहाँ पर जीजी के पास कोई मजबूरी नहीं थी, उसकी मॉम की ज़िंदगी उनके हाथों में थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जीजी यहाँ पर जैसे ही हो को देखती है तो शॉक हो जाती है। पार्टी में हो ने यहाँ पर एंट्री ज़रूर लिया था, लेकिन वो उसकी लाइफ में पहले ही कब का एंट्री ले चुका था। हो और जीजी पहले एक्चुअल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे और यहाँ पर इस तरीके से जब वो वापस से हो को देखती है तो शॉक हो जाती है। उनकी एक हैप्पी रिलेशनशिप इस बड़ी रीजन की वजह से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा वाली परेशान हो जाती है हुओ को देख कर के। उसे पता था कि हुओ यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे रिवेंज लेने के लिए आया हुआ है और कुछ नहीं। वो जीजी को बहुत ही बुरे तरीके से घूर रहा होता है, लेकिन अफ़सोस कि वो कुछ कर नहीं सकती थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो जीजी के डैड उससे बात करने का कोशिश करते हैं और यहाँ पर जब वो देखते हैं कि वो अभी उसमें इंटरेस्टेड है तो फिर उनकी तो मज़े हो जाती है। इसी वजह से तो वो यहाँ पर जीजी को लेकर के आए हुए थे और इस तरीके से पास्ट में क्या हुआ था वो सारी बातें उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पता था। फिर भी वो उसे यहाँ पर लेकर के आते हैं। जीजी को वो बस इशारे में इतना कहते हैं, याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? वो कह के वहाँ से वो चले जाते हैं। वो जीजी से कहता है, तुमने कभी सोचा नहीं होगा ना कि वक़्त कुछ इस तरीके से बदलेगा और अब तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। एक वक़्त था जब मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी। जीजी कहती है, अब हम प्रेज़ेंट में हैं, तो इस बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरीके से वो जीजी को कमरे में लेके जाता है। वो कहता है, आई नो तुम्हारे डैड को मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट चाहिए। बदले में तुम्हें यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। वो इस तरीके से जब पढ़ रहे होते हैं तो देखती है कि एक्चुअल में वो एक लवर्स कॉन्ट्रैक्ट है और वो 1 साल का लवर कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करवाया था। तो वो चुपचाप उन पेपर्स पर साइन करने के लिए मान जाती है, क्योंकि और कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो कहती है ठीक है, लेकिन बदले में मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड किया है और ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मुझे यहाँ पर 1 बिलियन मेरे खुद के लिए चाहिए। जब वो इन चीज़ों को पढ़ता है तो शॉक हो जाता है। 1 बिलियन! वो कहती है ऑब्वियसली अब तुम वो गरीब लड़के नहीं रहे ना, तुम बहुत अमीर हो चुके हो। तो 1 बिलियन तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा। कुछ सोचने के बाद वो यहाँ पर उसकी बात को मान जाता है और कहता है कि चलो ठीक है, 1 बिलियन मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम मुझे अपनी सिंसेरिटी दिखाओ। यहाँ पर जीजी को वो लवर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसे रोमांस करने के लिए ही तो बोलेगा ना, और थोड़ी ना भला कुछ करने के लिए बोलेगा। जीजी यहाँ पर आती है उसके साथ आगे रोमांस करने के लिए, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है मुझे नफ़रत है तुमसे, मुझे घिन आती है तुमसे। तुम्हें पता है ना क्यों? जीजी भी चुप हो जाती है क्योंकि इन सब की ज़िम्मेदार कहीं न कहीं वो खुद ही थी। कमरे से बाहर निकलती है तो हू की कज़न सिस्टर यानी यहाँ पर आ जाती है और वो जीजी का मज़ाक उड़ाने लगती है और कहती है, अरे! अभी मेरे भाई को आए यहाँ कुछ दिन हुए नहीं कि तुम आ गई, सीधे रेंगते हुए उसके बिस्तर में। जीजी कहती है, क्यों तुम्हें जलन हो रहा है क्या? वैसे तो कहने को तो तुम उसकी कज़न सिस्टर हो ना, तो फिर तुम्हें तो इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो जीजी को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे भी पास्ट के बारे में पता था, लेकिन वो खुद भी एक बुरी इंसान थी। वो मैं इसे क्यों कह रही हूँ, वो आपको कहानी के एंड में पता चल ही जाएगा। यहाँ पर वो जीजी को इस तरीके से परेशान करती है, जीजी इग्नोर करके नीचे कमरे में चली जाती है, जहाँ पर कि हुओ ने उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। और फिर इस तरीके से उसे उसकी मॉम का कॉल आता है कि जो कि हॉस्पिटल में अपने एडमिट थी, तो वो उनसे बात-वात करती है और फिर सो जाती है। अगली मॉर्निंग हुओ के पसंद के ड्रेस वो जानबूझ करके पहन के आती है। उसने उसे मना किया था कि वो लाइट कलर के ड्रेसेस नहीं पहनेगी अब से, लवर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से, लेकिन फिर भी यहाँ पर
वो जानबूझ कर के उसे पहन के आती है। वो भी उस पर गुस्सा कर ही रहा था कि वहाँ पर यान आ जाती है। यान के आते ही जीजी जानबूझ कर के हुओ को उसके सामने किस कर लेती है, उसे और ज़्यादा वाला जेलस फ़ील कराने के लिए। ये देखते ही यान गुस्सा करने लगती है, यहाँ पर क्या चल रहा है? जीजी कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा क्या चल रहा है? इतनी भोली तो तुम भी नहीं हो बहन। अब यहाँ पर वो गुस्सा करने लगती है कि आप इस तरीके से ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कहता है ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर अपने इस तरीके से टाइम पास गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, तो तुम्हें इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? उसने यहाँ पर यान के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदे हुए थे, ज्वेलरीज़ वगैरह खरीदे हुए थे, तो वो उन ज्वेलरीज़ को ट्राई करने के लिए उसे बोलती है और साथ ही में उसका मज़ाक भी उड़ा रही थी कि देख बहन, तुम यहाँ पर इस तरीके से ज्वेलरी की पढ़ाई की हो, लेकिन मेरे कज़न ब्रदर ने यहाँ पर मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें इस तरीके से लेकर के आई हुई हैं। साथ ही में यहाँ पर उसे ये नहीं पता था कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो है वो जीजी की ही पसंद की थी। तो जीजी भी उसे यहाँ पर नहीं बताता है और इस तरीके से वो उसे कहती है कि चलो मुझे अब तुम ड्रेस ट्राई करा कर के आओ। ड्रेस जब वो पहन कर के आती है तो वो भी उसकी फिटिंग का नहीं था। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि कुछ भी उसे फिट क्यों नहीं कर रहा है, तो वो कहती है क्योंकि बहन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मेरी पसंद की है और मेरी साइज़ की ही उन्होंने यहाँ पर मँगवाई हुई है। तो तुम्हें कैसे फिट करेगा? वैसे भी तो तुम्हारी आदत है दूसरे की चीज़ों को ले लेने की ना, तो इसी वज़ह से यहाँ पर ये चीज़ें तुम्हें फिट नहीं आ रही। ये देख कर के उसकी बहन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो जो भी बोल रही थी, बोल तो फैक्ट ही रही थी और कर भी क्या सकती है वो। वो यहाँ पर कहता है, लगता है शायद तुम्हें किसी बात की गलतफ़हमी हो गई है। ये तुम्हारी पसंद की चीज़ें नहीं हैं। जीजी भी बस हँस के रह जाती है, क्योंकि उसे पता था कि वो इन बातों को एक्सेप्ट करने नहीं वाला है। इतना ज़्यादा अकड़ जो हो गया है वो उस एक कांड के बाद। वो यहाँ पर पार्टी में जाने वाली थी। उसी की बहन ईहान का बर्थडे पार्टी था, तो वो इस तरीके से अपना रेडी-वेडी हो रही होती है पार्टी में जाने के लिए। जहाँ पर कि जीजी को भी वो वहाँ से लेके जा रहा था, उसने उसे वो ड्रेस दिया था चेंज करने के लिए। जब वो ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आता है और उसे कहते हैं हुओ से इन्वेस्टमेंट की बात कैसे चल रही है? तुम्हें पता है ना कि मुझे उसकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी हालत में। जीजी कहती है कोशिश करती हूँ मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकती। और फिर इधर यान अपने दोस्त लोगों के सामने फुल ऑन शो ऑफ बाजी कर रही होती है। तो उसके भाई ने उसे इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट की हैं। वो लोग यहाँ पर इस तरीके से जीजी के बारे में पूछते हैं तो यान उसे कहती है तुम लोगों को उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मेरा भाई तो सिर्फ़ उसके साथ टाइम पास कर रहा है। उसने तो खुद ही ये बात बोला है। तभी वहाँ पर जीजी वॉशरूम से वो ड्रेस चेंज करके आ जाती है, जिसे देख कर के वो यहाँ पर थोड़ा-सा घबरा जाती है कि कहीं उसने उनकी बातों को सुन मत लिया हो। इस बात पर जीजू उसे कहती है, "ऐसा क्या कर रही थी तुम, जो यहाँ पर मेरे आते ही अचानक से इस तरीके से घबरा गई?" वो कह रही होती है, "ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई ने तो तुम्हें बस यूँ ही टाइम पास करने के लिए रखा होगा।" कहती है, "ओह! इसीलिए उसने मुझे तुमसे महँगा ड्रेस दिया है ना?" ये बोलते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर यान हुआ से बात कर रही होती है। उसकी दोस्त लोग भी यहाँ पर आ जाती है वो उसे अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए। लेकिन यान किसी भी लड़की को उसमें से अपना इस तरीके से भाभी बनाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से झिझी आती है तो हुओ को लगा था कि शायद वो उससे बात करने के लिए आएगी। लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है इस तरीके से यान्जू नाम के एक लड़के से बात करने के लिए। ये यांजू एक्चुअल में जीजी का सीनियर हुआ करता है और जब जीजी फॉरेन में थी अपनी मॉम के साथ तो उसने इसका बहुत ही हेल्प किया था। वो यहाँ पर उसे देख कर के खुश हो जाती है और उससे बात करने के लिए चली जाती है, लेकिन हुओ को ये देख कर के जेलस होने लगता है। वो उसे न मैसेज करता है नंबर पर इधर आने के लिए, तो उसके मैसेज को इग्नोर कर देती है। और फिर इस तरीके से उसके साथ बात करने लगती है, लेकिन तभी वो आकर के उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये देख कर के हियांजू गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। जीजू से कहती है अब तुम अपना रिलेशन उसे बता रही हो या फिर मैं बताऊँ? क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो अच्छा नहीं होगा। जीजू उस पर गुस्सा कर रही होती है कि वो ये बकवास करना बंद करे और इस तरीके से उसकी पर्सनल लाइफ़ के बीच में ना आए। वो कुछ भी रूल तोड़ने के लिए नहीं कर रही ना, वो उससे डिस्टेंस बना के रखी हुई है ना, लेकिन वो यहाँ पर इतना ज़्यादा जेलस था हियांजू से
कि वो इनडायरेक्टली उसे बोल देता है कि वो और जीजी एक्चुअल में ऐसे सीक्रेट रिलेशनशिप में है, या जो भी कहीं न कहीं समझ ही रहा होता है, लेकिन वो बेचारा चाह करके भी कुछ कर नहीं सकता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जीजी को कहता है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि तुम्हें दूर से किसी लड़के से डिस्टेंस बना करके रखना है। वो कहती है, मैं कुछ कर नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ इससे बात कर रही थी। रात में जब वो घर जाती है तो देखती है कमरे का लाइट ऑफ करके वो यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ वो जीजी से रिलेटेड मेमोरी को याद कर रहा था। घर की मेड से पूछने पर वो उससे बताती है कि एक्चुअल में वो मोस्टली इसी तरीके से करता है, जब भी बारिश होती है तो वो काफ़ी शांत हो जाया करता है। जीजी उससे बात करने जाना चाह रही थी और यहाँ पर इस तरीके से वो उसे पानी ऑफ़र करती है। उसे याद आता है, उसी ने उस दिन उसके डैड के हिट एंड रन केस को इस तरीके से नहीं टेस्टिफ़ाई किया था, लेकिन ये मजबूरी थी उसकी और ये मजबूरी वो नहीं समझ रहा होता है। दूसरी तरफ जीजी जब उससे बात करने के लिए जाती है तो उसे भड़क जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पहले वाला हुआ हूँ जो तुम्हारी इस झूठी सिंपैथी की वजह से तुरंत ही पिघल जाऊँगा? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ सिर्फ़ तुम्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए अपने साथ रखा हुआ हूँ। मैंने कभी तुमसे उस समय भी प्यार नहीं किया था। जीजी को ये बातें सुन के बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन सोच रही होती है कि मैंने एक्चुअल में इसके साथ बुरा तो किया है। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, तो वो इस सच को एक्सेप्ट कर रही होती है। वो हो को कहती है, ठीक है, काफ़ी रात हो गई है, जल्दी आराम कर लेना। ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर हो जीजी से और ज़्यादा हिट करने का कोशिश कर रहा था। अगले दिन इस तरीके से वो यांजू के बारे में पता लगा रहा होता है, तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है, तो उसका सेक्रेटरी वहाँ से चले जाता है। वो उसे बोलने के लिए आती है कि वो बाहर जा रही है। वो कहता है, हाँ, तो ठीक है, जाओ ना। जीजी कहती है, मैंने सोचा तुम्हें बता दूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ। ये कह के वो अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है। वो भी उसे फ़ॉलो अप कर रहा होता है। जीजी अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, अपनी मॉम को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसका प्लान था कि वो जल्द से जल्द पैसे जमा करके अपनी मॉम को बाहर लेकर के जाएगी ट्रीटमेंट कराने के लिए। तभी वहाँ पर यान्जू आ जाता है, वो उसकी मॉम का अटेंडेंट डॉक्टर था। जीजी उसके साथ बाहर जाता है बात करने के लिए, तो कमरे में वो आता है। जीजी की मॉम होश में थी उस समय, वो हुओ को देख कर के उससे बात करने लगती है। जब जीजी और हुओ अच्छे रिलेशनशिप में थे, तो जीजी की मॉम हुओ से काफ़ी अच्छे से बिहेव किया करती थी। वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है कि पता लगाओ आखिरकार जीजी की फैमिली के साथ क्या हुआ था और जीजी की मॉम को क्या हुआ है। वो अब उनके शायद ट्रीटमेंट कराने के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी और यानजू आपस में बात कर रहे होते हैं। वो उससे कहता है कि आई नो कि तुम्हारे और रूह के बीच में क्या चल रहा है, बट आई थिंक कि यू डिज़र्व बेटर। तुम्हें इस तरीके से हुओ के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी चीज़ की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो। वो यहाँ पर जीजी को यान्जू के साथ बात करते हुए सुन लेता है। वो वहाँ जा ही रहा था कि तभी उसे यान का कॉल आता है। वो ने उसके कार्ड की लिमिट को कम कर दिया था। यान रीज़न पूछती है, कहीं न कहीं वो समझ रही थी उसने पार्टी में जीजी को परेशान किया था, इसी वज़ह से वो ऐसा कर रहा है। वो उससे कहते हैं कि अपनी औकात में रहो, मेरी मर्ज़ी से तुम मेरे लाइफ़ में हो। कज़न सिस्टर हो उसी की तरह बन कर के रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करना। कह के फ़ोन कट कर देता है और इधर हम लोग देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाती है और गुस्से में आकर के अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और जीजी को परेशान करने का डिसाइड करती है। उसका कहना था कि वो पैसे नहीं दे रहा है तो मुझे यहाँ पर उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। उसे नहीं पता था कि वो अपने लिए और ज़्यादा वाली मुसीबत को बढ़ा रही है। कुछ देर बाद जब जीजी घर आती है, तो वो उससे पूछता है कि वह कहाँ गई थी? मैं भी तुम्हारे साथ उस हॉस्पिटल में गया था जहाँ तुम्हारी मॉम एडमिट है। जीजी उसे कहती है, अगर मुझे मेरी मॉम को लेकर के ब्लैकमेल करने की कोशिश करोगे, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो कहता है, ओह! तो तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो? मेरे पास और कोई रीज़न या टॉपिक नहीं है तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए, जो मैं यहाँ पर अब तुम्हारी मॉम को लेकर के तुम्हारे ब्लैकमेल करने वाला हूँ। चलो ठीक है, अब हमने लवर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, तो अब उन चीज़ों को पूरा करने का वक़्त आ गया है। ये कहते हुए वो जीजी को ज़्यादा है किस करने के लिए। जीजी भी उसे नहीं रोकती है क्योंकि लवर्स कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया था, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन को पूरा तो करना पड़ेगा। लेकिन वो जीजी को किससे ज़्यादा कुछ नहीं करता और बोलता है, मैं तुमसे इतनी नफ़रत करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सोने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपने साथ सिर्फ़ इसलिए रखा हूँ ताकि हर एक दिन मैं तुम्हें बेइज़्ज़त कर सकूँ, तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकूँ
कि तुमने पास्ट में कितना गलत किया था। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं कभी इतना स्ट्रॉन्ग भी बनूँगा। लेकिन अब देखो किसकी बारी है, ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। जीजी सोचती है कि उसे वो से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है। वो कभी उसके लाइफ की सिचुएशन को नहीं समझने वाला है और इधर वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल कर रहा था। अगले दिन जीजी को यहाँ पे उसके डैड कॉल करते हैं और पूछ रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट कैसा चल रहा है। जीजी उसे कहती है कि वो ने मुझे 1 बिलियन देने का बात किया है। वो ये बात सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि 1 बिलियन बहुत ही अच्छा खासा वाला प्राइस होता है। यहाँ पर इस तरीके से वो को भी पता चलता है कि एक्चुअल में जीजी की लाइफ में उस समय क्या चल रहा था। लेकिन यहाँ पर उसे ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर मतलब उसके जो डैड है वो जीजी को इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे थे उस समय। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो हुआ होता है जीजी को कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देता है क्योंकि यहाँ पर जीजी के नाम पर कुछ ऐसे न्यूज़ बाहर आ रहे थे जिसमें कि हो कि वो सीक्रेट मिस्ट्रेस इस बारे में बात आ रहा होता है। तो वो उसे कंपनसेट करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन जीजी उसे थैंक्स बोलने की वजह से कहती है पैसे थोड़े कम दिए हैं तुमने, अगली बार अगर ऐसा हो तो थोड़ा ज़्यादा दे दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हो को वो ये दिखा रही होती है कि एक्चुअल में वो बस पैसे के लिए अब उसके साथ है। हो को ये बातें काफ़ी बुरी लगती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर इन चीज़ों को मना करना है कि तुम मेरी सीक्रेट मिस्ट्रेस हो, क्योंकि बाहर मेरा एक अलग इमेज है और यहाँ पर ये बात बाहर नहीं आना चाहिए। तो वो इस बात को मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो पार्टी का सीन के बारे में उसे पता चलता है कि जो यहाँ पे यान की फ्रेंड थी ना, उसी ने यहाँ पर जीजे के इस न्यूज़ के बारे में अपनी कंपनी के थ्रू बाहर इंटरनेट पे डलवाए, तो वो गुस्से में आकर के उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी सोच रही होती है कि क्या वो उससे एक्चुअल में इतना ज़्यादा हेट करता है कि वो उसे इस तरीके से रख रहा है और ऐसे पैसे दे रहा है। यहाँ पर उसे अ, उससे यांजू का कॉल आता है और वो उससे कह रहा होता है कि कल तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन होने वाला है, सब कुछ सही रहेगा। वो हॉस्पिटल जाकर के अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह था उन पर साइन कर देती है और पैसे भी पे कर देती है। तभी यांजू यहाँ पर आता है और जीजी को कहता है, आज मेरा बर्थडे है, क्या वो उसके साथ लंच कर सकती है? तो फिर जीजी सोचती है कि वो उसकी मॉम का अटेंडेंट डॉक्टर भी है, क्या प्रॉब्लम है, जाकर के वो उसके साथ लंच कर लेती है। तो फिर वो ये बात मान जाती है। वो दोनों वहाँ पे लंच करने के लिए जाते हैं। वो उसे यही बातें समझा रहा होता है कि देखो, उसे अपनी लाइफ़ इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। वो अपने लाइफ़ में और भी बहुत अच्छा कर सकती है। जीजी अच्छे से जानती थी कि फ़िलहाल वो अपने लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर सकती। करती भी कैसे भला? यहाँ पर इस तरीके से इतने सारे पंगे जो थे उसके लाइफ़ में, वो कभी भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकती थी। इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। काफ़ी देर तक वो यहाँ पर उसके आने का इंतज़ार कर रहा था और वो आ ही नहीं रही होती, तो वो उसे लेके परेशान भी हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर जीजी बहुत ही ड्रंक कंडीशन में आती है और वो इस तरीके से उसे कह रही होती है कि फाइनली तुम इतना बोलते थे, अब जाकर के थोड़े शांत हो। कभी मेरी भी बात सुन लिया करो यार। मुझे वो सब कुछ मजबूरी में करना पड़ा था। वो पहली बार जीजी के इस पॉइंट ऑफ व्यू को सुन रहा होता। उसे तो खुद नहीं पता था कि एक्चुअल में वो भी मजबूर थी यहाँ पर। और इस तरीके से वो उसे कमरे में आराम करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो नशे की हालत में काफ़ी कुछ इधर-उधर की बातें बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से उसे ये नहीं बताती है कि उसने ये सारी चीज़ें क्यों की थी। फिर भी यहाँ पर वो उसे इस तरीके से केयर कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए कभी भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। वो उसे वहीं पर आराम करने के लिए छोड़ देता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि उसकी ड्रेस भी चेंज किए हुए हैं। घर की मेड यहाँ पर आती है, तो जीजी चेक करती है कि उसे और ज़्यादा पैसे भी ट्रांसफ़र किए गए थे। उसे ऐसा लगता है शायद वो और जीजी दोनों यहाँ पर इंटीमेट हुए होंगे। इसी वज़ह से वो इसकी दवा खाने लगती है। घर की मेड बताती है कि वो नहीं उसके कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि मैंने तो नहीं किए हैं। वो और ज़्यादा कन्फर्म हो जाती है। जैसे ही वो एंटी प्रेग्नेंसी पिल खा रही होती है तभी वहाँ पर वो आके रोक लेता है और कहता है कि क्या वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। जीजी कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरा पोज़ीशन सही है प्रेगनेंसी के लिए? एज़ यू नो दैट यहाँ पर मैं इस तरीके से तुम्हारी सीक्रेट गर्लफ्रेंड हूँ और सीक्रेट गर्लफ्रेंड का कोई भी ये नहीं होता है कि वो यहाँ पे इस तरीके से
किसी के बेबी को ये कर सके, वो गुस्सा के वहाँ से चले जाता है। काफ़ी देर तक वो जीजी के कॉल मैसेज आने का वेट करता है, लेकिन वो उससे कोई भी कॉल मैसेज कर ही नहीं रही होती है। तो वो गुस्सा करके घर के लिए निकलता है, जहाँ पर कि जीजी अपना ड्राइंग बना रही होती है और यहाँ पर उसका फ़ोन साइलेंट था, उसकी ये आदत थी। तभी जैसे ही वो फ़ोन उठाती है, देखती है वो का मैसेज है, वो रिस्पॉन्ड करने ही वाली थी कि यहाँ पर इस तरीके से उसे यान्जू का कॉल आने लगता है। उसे बता रहा था कि उसकी मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर वो आ जाता है। जब वो देखता है कि वो यान्जू से बात कर रही है, तो वो और ज़्यादा ही बोला जेलस हो जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे मेरे कॉल नहीं दिख रहे हैं और वो इस तरीके से यान्जू से बात कर रही है। जीजी उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। घर की मेड भी आकर के टेस्टिफाई करती है कि एक्चुअल में मैंने देखा था जीजी यहाँ पर सिर्फ़ अपनी ड्राइंग बना रही थी और कुछ नहीं कर रही होती है। उसके जाने के बाद जीजी को लग रहा था, क्या वो उसे लेकर के जेलस हो रहा है? वो यहाँ पर पूछता है उसका यान्जू से क्या रिलेशन है, तो उसे बताती है कि यान्जू सिर्फ़ मेरा सीनियर है और कुछ भी नहीं। फ़ॉरेन में जब मैं अपनी मॉम के साथ थी, तो उसने मेरा कई बार हेल्प किया था। हम दोनों एक-दूसरे को जानते हैं, इसी वज़ह से यहाँ पर भी वो मेरी मॉम का हेल्प कर रहा है और वो मेरी मॉम का वो अटेंडिंग डॉक्टर भी तो है। फिर वो थोड़ी देर में वो अकेले उसकी फ़ेवरेट चीज़ों को बना के लेकर के आती है, जो कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, तो उस समय हो को बहुत ही पसंद आया करता था। लेकिन खा कर के वो उसकी बड़ाई नहीं करता है, क्योंकि वो ये दिखा रहा था कि अब वो बदल चुका है और उसे पहले की चीज़ें पसंद नहीं है। तो फिर जीजी मैं तो उसे कुछ नहीं बोलती, उसे उसके डैड का मैसेज आता है। मैसेज पढ़ते ही वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि शायद वो ही बेकार में सपने देख रही है और इस तरीके से उसे हुओ के साथ एक नॉर्मल लाइफ़ के सपने देखने का कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी आकर के उसे उसके वेडिंग प्रोजेक्ट का ये देता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर जीजी की कंपनी को इस तरीके से पूरी तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। ये बात जीजी के डैड को पता चलता है, तो वो खुशी से यहाँ पर जीजी को कॉल करते हैं कि फाइनली यहाँ पर उन्होंने अपने तरफ से हमारी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा वाला खुश हूँ। और जीजी सोच रही होती है कि क्या सच में यहाँ पर उसके डैड की कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो जी यहाँ की फ्रेंड लोग थी वो घर में आती है, यहाँ आती है, वो लोग जीजी का इंसल्ट करना चालू कर देते हैं। जीजी भी कहाँ कम थी और वो भी उन्हें पलट के जवाब दे रही होती है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और वो यहाँ पर गुस्सा करने लगता है कि जब मैंने मना किया है कि ऐसे ही जैसे-तैसे लोगों को लेकर के घर मत आ जाया करो, तो तुम क्यों आ जाती हो? अपने दोस्त को लेकर के, तुम्हें पता है ना कि मुझे यहाँ पर बाहरी लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो वो सॉरी-सॉरी बोल कर के अपने दोस्त को वहाँ से लेकर के जाती है, क्योंकि अगर उसका भाई गुस्सा आ जाता तो फिर उसके लिए भी तो पंगे बढ़ जाते हैं। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन वो जीजी को छोड़ने नहीं वाली थी। और यहाँ पर जीजी को सिंपैथी तो नहीं दिखा रहा होता है, क्योंकि वो ये दिखाता था कि वो उससे अब प्यार नहीं करता है और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस उसका इंसल्ट करने के लिए ही यहाँ पर है। तो वो भी उसकी बातों को समझती है और कहती है चलो ठीक है भाई, तुम अगर इसी में खुश हो तो इसी में सही। ये कह के वो उस बात को यहीं ख़त्म कर देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर वो जीजी को कह रहा होता है कि तुम्हें ज़्यादा खुद को अपना ये समझने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लाइफ में तुम्हारा कुछ ख़ास इन्फ्लुएंस नहीं है। वो ओके बोल कर के चुप हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर अगले दिन हो को टाई पहनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि उससे आ नहीं रहा था। अब वो यहाँ पर मिस्ट्रेस थी उसकी, तो उसे ये सारी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी ना। वो जेलस होकर के सकस करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सारे काम करके तुम मेरे मन के अंदर की नफ़रत को ख़त्म कर दोगी? वो कहती है मैं ऐसा कभी कुछ सोच ही नहीं रही। आई नो तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करने वाले हो और मैंने कभी तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया। फिर वो जीजी के साथ उसके घर जाता है। जीजी के डैड ने उसे बुलाया था यहाँ पर। वहाँ पर जाते ही उसका सौतेला भाई उसका मज़ाक उड़ाने लगता है, उसका इंसल्ट करने लगता है। तो वो कहाँ कम रहने वाला था। सिर्फ़ वो ही उसे परेशान कर सकता था और कोई नहीं। उसकी भाई की अच्छी वाली पिटाई लगाता है और कहता है, "अगर दोबारा कभी भी इस घर में किसी ने जीजी की बुराई की, तो मेरा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ये तो तुम लोग भूल ही जाना।" ऐसा कहते हुए वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी को ऐसा फ़ील हो रहा था, मानो कि वो यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रहा है। कहीं न कहीं हो को भी ये पता लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जीजी भी अपने घर में ठीक नहीं थी। लेकिन उसने कभी अपने इस लाइफ़ के बारे में उसे बताया नहीं।
जीजू उसे कहती है कि तुम्हें मुझे सिम्पैथी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ़ जैसी है मैं उसमें खुश हूँ। फिलहाल घर आ गया है, मैं अंदर जा रही हूँ। वो सोचता है कि क्या वो इस घर को अपना घर सही में मानने लगी है। वो कन्फ्यूज़ था। यहाँ पर जो उसका सेक्रेटरी था वो कह रहा होता है कि शायद यहाँ पर उसकी मॉम को लेकर के इन लोगों ने ब्लैकमेल किया होगा। उसकी मॉम तब भी हॉस्पिटल में थी और उसकी डैड की मिस्ट्रेस घर आकर के बीवी होने का सब पर हक जता रही थी। कहीं न कहीं हुँ को भी लगने लगता है शायद वो जीजी की मजबूरी को नहीं समझा और वो उसे इतने सालों से गलत ठहराते रहा। हिट एंड रन केस में यहाँ पर उसके अडॉप्टेड डैड को जेल हो गया था कई सालों के लिए। कमरे में जाकर के जीजी अपना ड्राइंग बना रही होती तभी वो ऐसे ड्रंक कंडीशन में आता है। उसे देख रही थी कि उसने यहाँ पर इतना ड्राइंग क्यों किया। वो जीजी को हक करते हुए कहता है कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो कि तुम मजबूर हो और अगर तुम मजबूर थी तो तुमने मुझे इतने टाइम में कांटेक्ट क्यों नहीं किया। वो दोनों यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं। जीजी जानती थी वो कभी कंडीशन उसी की जैसी है। उसके डैड ने उसके मॉम को लेकर के उसे ब्लैकमेल किया था। वो उसे ब्रेकअप करने के लिए बोला था तभी वो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट आगे करवाएगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब वो जगता है तो देखता है कि जीजी सो रही है। वो प्यार से उसका फेस टच करने ही वाला था कि जीजी जग जाती है। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड थे। जीजी यहाँ पर वापस से हो के लिए खाना बनाती है। वो कल रात हुए सारी चीज़ों के बारे में याद कर रहा होता है। इधर जीजी उसे फूड देने के लिए जाती है और दोनों के बीच कुछ खास बातें नहीं होती है और इस तरीके से वो इस बात को इग्नोर कर रही थी। वो जीजी को चेक करने के लिए अपनी कंपनी का बिडिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे ला करके रखा हुआ था। जानना चाहता था कि जीजी ये बिडिंग प्रोजेक्ट लेती है नहीं। तभी जीजी को उसके डैड का कॉल आता है और उसे कहता है मुझे हो का ये बिडिंग प्रोजेक्ट चाहिए। कैसे भी ला करके दो वरना मैं तुम्हारी मॉम को गायब कर दूंगी। तो यहाँ पर जीजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने डैड की बात मानते हुए वो के स्टडी रूम में जाती है जहाँ पर कि कोई नहीं था, बिडिंग प्रोजेक्ट रखा हुआ था। इस तरीके से बिडिंग प्रोजेक्ट का वो फ़ोटो जा कर के क्लिक करने लगती है। जैसे ही वहाँ से लौट रही होती है तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो जीजी को कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? जीजी कहती है अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी दूँगी तो क्या तुम समझोगे? नहीं ना, तुमने मुझे पहले ही गुनहगार समझ लिया है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहता है मुझे पहले ही पता था कि तुम शुरुआत भी से भी मुझे धोखा दी थी और अभी धोखा ही दे रही हो। निकल जाओ मेरे घर से। जीजी भी उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है। अब जब वो को उसे कुछ समझना ही नहीं था तो फिर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझती है क्योंकि एक्सप्लेन करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। और फिर इस तरीके से वो अपना सामान लेती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन यहाँ पर पता चलता है कि वो ये बिडिंग जीत चुका है और इस तरीके से उसके डैड का 40% कम था बिडिंग प्रोजेक्ट का प्राइस क्योंकि जीजी ने कभी उसे असली फ़ोटोज़ भेजे ही नहीं थे। उसने यहाँ पर उसे नकली फ़ोटोज़ भेजे हुए थे ताकि यहाँ पर इस तरीके से उसके डैड हार जाए और इधर जीजी का एक्सीडेंट हो गया था। वो पानी में गिर गई थी, डूब रही थी। ये सुनते ही जल्दी-जल्दी वो इस तरीके से उसे देखते हुए जाता है, जहाँ पर कि जीजी अभी बेहोश थी और यान्चू उसका ख़्याल कर रहा था। वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी वज़ह से ये सब कुछ हुआ, अगर तुमने उसे घर से नहीं निकाला होता, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहा होता है। जीजी को वो कहता है कि ना जाने किसने ऐसे इसे धक्का दिया है जिस वज़ह से कि ये सब कुछ यहाँ पर झेल रही थी। तुम्हें तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं है ना। वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। वो यहाँ पर जीजी का ख़्याल रख रहा था क्योंकि उसे असलियत पता चल गया था। ये अंजन ने उसे वार्न किया था कि जीजी को वो हर्ट ना करे क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो फिर उसके लिए सही नहीं होगा। वो यहाँ पर जीजी का ख़्याल कर रहा होता है। उसे इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसने यहाँ पर क्यों ही उसे जाने दिया। जीजी को जब होश आता है तो वो उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि तुमने अपने डैड को गलत ऐसे डिटेल्स दिए हैं। अब यहाँ पर वो इस तरीके से कुछ बोलती नहीं है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आया हुआ था। बाहर जाने पर उसे पता चलता है कि सारे सीसीटीवी कैमराज़ वहाँ के डिलीट हो चुके हैं और इस तरीके से कोई भी उसके बारे में वहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या ही किया जा सकता है? वो जीजी का हेल्प तो करना चाहता था लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं था। इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी को इस तरीके से उसके डैड का कॉल आता है
और उस पे गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी वज़ह से मैं ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट इस तरीके से हार चुका हूँ और यहाँ पर अब मैं तुम्हारी मॉम को नहीं छोड़ने वाला। वो जल्दी-जल्दी बाहर निकलती है, अपनी मॉम को सेव करने के लिए बाहर ही हुआ खड़ा था। वो पूछ रहे होते, "क्या हुआ बताओ तो सही?" तो वो उसे कहती है कि मेरे डैड मेरी मॉम को हर्ट करने वाले हैं। ये कह के वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ वो उसे कमरे में अंदर लेके जाता है और अपने सेक्रेटरी को उसकी मॉम का ख़्याल रखने के लिए बोलता है। इधर हम लोग देखते हैं कि उसका डैड उसके भाई को लेकर के कमरे में पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर जीजी की मॉम नहीं थी। वो यहाँ पर आता है और उसके भाई की अच्छी खासी पिटाई लगाता है और कहता है कि पिछली बार का सबक शायद तुमने सीखा नहीं है, समझा नहीं है। अब वापस से तुम्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। वहाँ पर यानजू आता है, वो कहता है कि अच्छा किया जो तुमने जीजी की मॉम से यहाँ से बाहर भेज दिया। वो कहता है तुम जीजी के सीनियर ही हो ना या फिर कोई और बात है? वो कहता है इस बात से तुम्हें क्या मतलब है? हमारे और जीजी के बीच क्या चल रहा है? दूसरी तरफ जीजी को हम लोग देखते हैं, उसे यहाँ पर होश आता है। वो हुआ के कमरे में थी, वो अपनी मॉम के बारे में पूछ रही होती है, तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर मैंने इस तरीके से तुम्हारी मॉम को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीजी उसे थैंक्स बोलती है, कहीं न कहीं वो देख रही थी कि वो का बिहेवियर इस तरीके से बदला हुआ है और वो बहुत ही खुश थी कि यहाँ पर वो धीरे-धीरे उसे लेकर के नॉर्मल हो रहा है। वो उसे कहता है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम अपने डैड को ये प्रोजेक्ट नहीं भेजने वाली हो। वो कहती है तुमने मुझे बताने का मौका ही कहाँ दिया था। वो उसे कहता है ठीक है, अगली बार से मैं तुम्हें पूछ लिया करूँगा इस बारे में। तो वो आगे बढ़ के फिर ज़िज़ी को किस कर लेता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि ज़िज़ी यहाँ पर क्या प्लान कर रही है और इस तरीके से वो शायद उसे छोड़ कर के जाने ही वाली है। बट क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर। अगले दिन वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, उसकी मॉम उन दोनों को साथ में देख कर के बहुत ही ज़्यादा वाली खुश थी। सोच रही होती है कि चलो ठीक है यहाँ पर एटलीस्ट उसके बेटी को एक इतना अच्छा इंसान, प्यार करने वाला इंसान तो मिल गया ना। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यान जो यहाँ पर आता है, वो अब हुआ से कह रहा होता है कि तुमने वैसे तो जीजी पर बहुत ही एहसान कर दिया, लेकिन मैं अब तुमसे एक फेयर फाइट करना चाहता हूँ। वो इनडायरेक्टली यही कह रहा था कि मैं भी जीजी को यहाँ पर पसंद करता हूँ और इस तरीके से अब हम दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर होने वाला है और जीजी डिसाइड करेगी कि वो इन दोनों में से किसे चूज़ करने वाला है। ये बात सुन कर के कहीं न कहीं यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही भड़क रहा होता है, लेकिन इस तरीके से जीजी उसे शांत कराती है और कह रही होती है, लड़ने से क्या ही फ़ायदा होने वाला है। वो गुस्से में वहाँ से जीजी को लेकर के जाता है क्योंकि उसे इस बात का जेलसी हो रहा था कि इस तरीके से कहीं वो सच में यहाँ पर यान्जू को ना ढूँढ ले, उसे मतलब ना ये कर दे। अगले दिन यान्जू यहाँ पर जीजी को ज्वेलरी वाला ये चीज़ भेजता है, ज्वेलरी पार्टी का इन्विटेशन भेजता है। और वो उसे कॉल करती तो वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर ज्वेलरी डिज़ाइन करना कितना ज़्यादा पसंद है। इसी वज़ह से मैंने तुम्हें वहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोला। ये कॉम्पिटिशन तुम्हारे करियर को और आगे बढ़ा सकती है। ये कहते हुए वो जीजी को उस कॉम्पिटिशन में ज़रूर अप्लाई करने के लिए बोल रहा था। जीजी भी सोच रही होती है इससे उसके करियर थोड़ा आगे बढ़ सकता है। वो उसे थैंक्स बोलती है उसके बारे में इतना सोचने के लिए। फ़ोन रखते ही यहाँ पर यान आती है और वो जीजी को कहने लगती है अरे! तुम भी इस कॉम्पिटिशन में जाने वाली हो, चलो अच्छा है। मेरी भी कुछ ज्वेलरी वाली फ्रेंड लोग हैं, चाहो तो मैं तुम्हें उन्हें मिला सकती हूँ, उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। जीजी सोच रही थी ये लड़की कभी सुधरने तो नहीं वाली है। मेरा वहाँ पर उस नदी में गिरने के पीछे ज़रूर ही इसमें से किसी का हाथ होगा। और मुझे यहाँ पर इस बारे में पता लगाना होगा, इसी वजह से वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। जब वो उस पार्टी में जाती है तो देखती है कि सिर्फ 4-5 लोग आए हुए हैं। अरे वो वही 4-5 लोग हैं जो कि यहाँ की करीबी फ्रेंड थे और पार्टी में उसका इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो फिर वो लोग यहाँ पर एज़ यूजुअल उसका इंसल्ट करने का कोशिश करते हैं, तो वो गुस्से में उन्हें सबक सिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। यान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। और वो इस तरीके से और ज़्यादा जीजी को परेशान करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि यहाँ पर खूहो को वो एक्चुअल में मिल चुका है और वो उस पर गुस्सा कर रहा है कि इस तरीके से यान्जू ने भेजा, उसने उसे बताया क्यों नहीं? जीजी कहती है मैंने बताया तो सही वरना मैं इस इन्विटेशन को छुपा सकती थी ना। बट फिर भी मेरे मन में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसने सिर्फ मेरे बारे में सोचते हुए ऐसा किया। यान्जू का यहाँ पर कॉल आता है तो वो उसे चीज़ों को क्लेरिफ़ाई करने के लिए बोलती है। जहाँ पर कि इस तरीके से वो उसे कहता है कि तुम्हें वो से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं तुम्हारे करियर के लिए ऐसा कर रहा हूँ।
तो वो आगे बढ़ के यहाँ पर जीजी को किस करने लगता है। कॉल पर ये दिखा रहा था कि उसका और जीजी का रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है। जीजी गुस्से में उसे कहती है कि मैं एक इंसान हूँ और तुम्हारी कोई प्लेथिंग नहीं हूँ जो कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। अगले दिन वो कंपटीशन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि जीजी ने अपने डिजाइन्स को अप्लाई किया था। वहाँ पे यान आती है और कहती है मैं और मेरी फ्रेंड भी यहाँ जज में होने वाले हैं, तो तुम कुछ ढंग का डिजाइन देना, वरना यहाँ पर देखना कि कहीं इस तरीके से कंपटीशन हार ना जाओ। कंपटीशन स्टार्ट होता है, वो भी वहाँ पर जज बन के आता है और वो यहाँ पर जीजी का सपोर्ट करते हुए इस तरीके से पहले तो उसकी फ्रेंड को जज के पोजीशन से हटा देता है। ये कहते हुए कि उसने यहाँ पर ऐसे पानी में जीजी को धक्का दिया था और पिछली बार जो रूमर फैले थे वो भी उसी लड़की ने फैलाया था। और यहाँ पर ये चीज़ देख कर के इस तरीके से वो लड़की ईहान को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी कंपनी तो बैंक हो चुकी थी। वो ने ये सब कुछ जीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया हुआ था। जीजी ये कंपटीशन जीत चुकी थी, वो वहाँ से बाहर निकलती है। उसका सेक्रेटरी यानी हुआ का सेक्रेटरी कुछ देर तक उसके साथ था। उसके वहाँ से जाते ही यहाँ पर यांजू जीजी को कांग्रेचुलेट विश करने के लिए उसे इस तरीके से देता है ये चीज़ फ्लावर बुके और बोलता है, "आई एम सॉरी, एक इमरजेंसी ऑपरेशन आ गया था, इसी वजह से मैं नहीं आ पाया था।" रास्ते में जब उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, तो यहाँ पर वो उसे कन्फेस करता है कि वो भी उसे पसंद करता है और काफ़ी लंबे समय से वो उसे ये बात बताना चाहता है। बस वो उसे ये बात बता नहीं पाता है। जीजी उसके इस कन्फेशन को इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि वो किसी और को पसंद करती है। यांजू से कहता है, "मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा फ्रेंड बन कर के रहना चाहता हूँ। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो तुम यहाँ पर मुझसे हेल्प ज़रूर लेने के लिए आना।" फिर वो यहाँ पर जीजी को घर छोड़ देता है। फ्लावर बुके लेकर के जब जीजी घर पहुँचती है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही जेलस था और वो यहाँ पर जीजी से कह रहा होता है कि यांजू ने तुम्हें क्या कहा? वो कहती है कि यांजू ने मुझे कन्फेस किया और मैंने उसे मना कर दिया। आगे बढ़ के वो अपनी मर्ज़ी से हो को किस करती है और वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। इधर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जीजी का सौतेला भाई अपने डैड से कह रहा होता है कि जीजी ने यहाँ पर वो डिज़ाइन कॉम्पिटिशन जीत लिया है। मुझे लगता है ना कि वो अब भी उसे पसंद करता है। हमें चाहिए बहुत सारे पैसे और वो पैसे हम हो से ऐड सकते हैं। अगर हम जीजी की मॉम को किडनैप कर लें, तो फिर जीजी के कहने पर वो हमें पैसे ज़रूर ही देगा। और इस तरीके से वो इस बात को मान जाती है। इधर याहू को पता चलता है कि उसने यहाँ पर इस तरीके से जो उसके डैड लोग थे, वो लोग यहाँ पे उसकी मॉम को ढूँढते हुए उस होटल हॉस्पिटल के लिए निकले, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। रास्ते में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जीजी के डैड और उसके भाई आपस में बात करते जा रहे थे और इस चक्कर में उनका ध्यान रोड पर नहीं था और गलती से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जीजी को जब ये न्यूज़ पहुँचता है कि उसके डैड का ऑन स्पॉट यहाँ पर डेथ हो गया है और इस तरीके से उसका जो भाई है वो यहाँ पर आईसीयू में है, तो उसे ये बात जान कर के बहुत ही बुरा लगता है। भले उन लोगों ने उसके साथ कितना भी बुरा बिहेव किया हो, वो ये बात है उसकी मॉम को बताती है। उसकी मॉम उसके डैड से हेट तो करती थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से उसके पति की ऐसे मौत हो। लेकिन अब उसके पास कोई इमोशंस नहीं बचे हुए थे यहाँ पर दिखाने के लिए, उसके हस्बैंड और उसके सौतेले बेटे के लिए, क्योंकि उसके जीते जी उसके पति ने दूसरी बीवी जला कर के रखी हुई थी। वो भी यहाँ पर जीजी को सँभालता है। वो लोग अगले दिन वापस से जीजी की मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। वो अपनी मॉम से कहती है, "मॉम, डोंट वरी, यहाँ पर मैं जल्दी ही आपको यहाँ से लेके जाऊँगी।" तभी वहाँ पे यान आ जाती है और वो जीजी को बुली करने लगती है। जीजी उसे कहती है कि शायद तुम्हें अपनी औकात नहीं पता है अपने ही घर में। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हें हमेशा के लिए भाव देने वाला है। बट अब वक़्त आ चुका है, तभी वो यहाँ पर जीजी के सपोर्ट में आ जाता है। जीजी यहाँ पे कहती है, "मुझे पता है कि यहाँ के वो की कंपनी में रह के तुमने इन सालों कितने सारे फ्रॉड किए और मैंने यहाँ पर पुलिस में कंप्लेन कर दिया और पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आती ही होगी।" यार ये सुन के काफ़ी घबरा जाती है। वो को कहने लगती है कि नहीं, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन यहाँ पर वो ऐसे कहता है, "तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने इन सालों में मेरी कंपनी से कितने पैसे गँचकाए हैं और अब यहाँ पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। जेल तो तुम जा के रहोगे।" उसके जाने के बाद वो जीजी से कहता है, "लेकिन तुम्हें मेरी कंपनी के सीक्रेट डिटेल कैसे पता चले?" जीजी कहती है, "वो तो सिर्फ़ मैंने गेस किया था। मुझे थोड़ी पता था कि यान ने एक्चुअल में
क्या-क्या फ्रॉड किया है। और वो इस तरीके से वो कह रहा था कि तुमने बहुत ही सही किया। वो जीजी को उस प्लेस पर लेकर के जाता है, जिस प्लेस पर वो पेड़ पर वो दोनों मोस्टली मिला करते थे। उनको कहता है मुझे तो लगा था कि तुम शायद मुझे भूल गई हो। जीजी कहती है तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम मेरा पहला प्यार जो थे। अगले कुछ दिन हो और जीजी के बहुत ही अच्छे बीतते हैं। कुछ दिनों बाद जीजी का बर्थडे था और शादी में उनका ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप भी खत्म हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि वो जीजी को बर्थडे वाले दिन सबके सामने उसे प्रपोज करेगा शादी करने के लिए और उसे वाइफ के तौर पर अपना लेगा। जीजी को वो पैसे ऑफर करता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के 1 बिलियन। उसने कहा था ना कि वो जीजी को देने वाला है, तो वो जीजी को दे देता है। जीजी यहाँ पर उस पैसे को एक्सेप्ट भी कर लेती है। वो अगले दिन जीजी का बर्थडे पार्टी प्लान किया हुआ था। उसने रिंग वगैरह भी सब रख लिया था। रास्ते में वो जीजी को कॉल करके बुलाने के लिए उसे फ़ोन करता है, तो उसका नंबर ऑफ आ रहा था। और यहाँ पर इस तरीके से वो परेशान हो जाता है। उसको सेक्रेटरी हॉस्पिटल में पता करता है तो उसे पता चलता है कि सुबह ही जीजी के मॉम ने डिस्चार्ज भी ले लिया। घर जाता है तो जीजी एक नोट लिख कर के हुगो को छोड़ कर के चली गई थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी लाइफ शायद बर्बाद कर दी थी। हमें कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिले थे और खत्म होने के बाद साथ रहने का कोई रीज़न नहीं है। आई होप कि तुम अपने लाइफ में आगे अच्छे बढ़ो और मूव ऑन करो। ये कह के इस तरीके से वो उसकी लाइफ से जा चुकी थी। हो का दिल टूट जाता है। अगले 6 महीने तक वो जीजी को हर जगह ढूंढते रह जाता है, लेकिन जीजी उसे कहीं नहीं मिलती है। और इस तरीके से वो काफ़ी परेशान रहता है उसे लेकर के। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी यांजू के साथ अपनी मॉम को लेकर के इस तरीके से इसी शहर में एक दूसरे घर में रह रही होती है। उसे पता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे शहर के बाहर ढूंढेगा, इसी वजह से वो उसे मिल नहीं पा रही थी। वो उसे कहता है कि ज़्यादा दिनों तक तुम हो से छुप करके नहीं रहने वाली। ये बात तुम्हें पता है, पिछले 6 महीने से वो तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से ढूंढ रहा है, तो इट्स ऑब्वियस कि वो यहाँ पर तुम्हें ढूँढ ही लेगा। तो ऐसा बोल कर के वो अभी जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वो आ जाता है। यांजू को वो थैंक्स बोलता है, अब तक जीजी और उसकी मॉम का ख़्याल रखने के लिए। यांजू कहता है कि फाइनली अब जब तुम दोनों इतने दिनों बाद मिले हो तो चलो तुम दोनों आपस में बात कर लो। ये हमेशा सेकंड मेल लीड के साथ ऐसा ही बुरा क्यों होता है बताओ भला? बेचारा इतने टाइम से बंदी का ख़्याल रख रहा है और उसे बंदी मिली भी नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से वो उसकी मोम को लेकर के वहाँ से चले जाता है, उन दोनों को आपस में बात करने के लिए छोड़ कर के। वो यहाँ पर अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगता है और वो जीजी को कह रहा होता है कि मुझे शायद तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, बट अब मैं काफ़ी बदल चुका हूँ तुम्हें खोने के बाद। वो जीजी को माफ़ी माँगता है, जीजी उसे माफ़ कर देती है। कहानी के एंड में वो उसे शादी के लिए प्रपोज़ करता है और वो उससे हाँ कह देती है। इसके बाद ये कहानी एक हैप्पी एवर एंडिंग के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये हॉट हॉट हीरो सच में हॉट लगा होगा मेरी तरह, तो कहानी को शेयर करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो जब आए तो आपसे उन वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।